नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः हिंदी एस्पिरेंट में स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम कुछ दिन क्लास नहीं ले पाए थे, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, आज से कंटिन्यू क्लास रहेगा। ठीक ना भैया, तो आज से कंटिन्यू क्लास रहेगा। तो लास्ट वीडियो जो मेरा था उसमें प्रियम्बल हमने आपको पढ़ाया था कि प्रियम्बल का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है ना, प्रियम्बल आया कहाँ से, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा जो प्रियम्बल है वह संविधान में जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी जिसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो उस उद्देश्य प्रस्ताव से किस प्रकार उसकी पृष्ठभूमि प्रस्तावना की जुड़ी हुई है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, यही उद्देश्य प्रस्ताव का जो संशोधित रूप था, हमने बताया कि वही लास्ट में प्रियम्बल बना, अपने संविधान की प्रस्तावना बना। तो प्रस्तावना में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रस्तावना को याद कैसे करना है, ये सब सारी चीज़ें हमने अच्छे से प्रस्तावना के पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। आज वाले वीडियो में हम एक तो प्रस्तावना पढ़ के सुनाएंगे कि प्रस्तावना को याद कैसे करना है, दूसरा प्रस्तावना में शामिल जो टर्मिनोलॉजी है उसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आते हैं दोस्त, मेरा नाम नवीन कुमार है। आप लोगों को आज वाले वीडियो में हम लोग टर्मिनोलॉजी प्रस्तावना की डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो प्रस्तावना हमने बताया था कि भाई प्रस्तावना जो होती है वह राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंधों को दिखलाती है। ठीक ना, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों को दिखलाती है प्रस्तावना। तो हमने बताया कि प्रस्तावना को याद करने के लिए जो राज्य है उसको दो भागों में तोड़िए, एक तो शक्ति का स्रोत, दूसरा राज्य की प्रकृति। शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग। अरे भैया, प्रस्तावना की शुरुआत हो गई, हम भारत के लोग, यहीं से तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी ही संविधान की प्रस्तावना थी। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको पूरा याद रखना है। सवाल है कि इसको हमने जो ड्राफ्टिंग किया है ना, तो यहीं से क्वेश्चन पूरा पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शक्ति का जो प्रमुख स्रोत होता है किस में निहित होता है, तो जनता में निहित होता है। ठीक है ना, फिर राज्य की प्रकृति क्या होती है, तो ये आपको क्रमागत ही याद रखना है। क्रमागत को डिसऑर्डर करके पूछा था, चोएटिक जिसे कहते हैं कि जो क्रमागत है उसको जो है क्रम पलट दिया था। जैसे पंथनिरपेक्ष को पहले दे दिया और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को बाद में दे दिया, लोकतंत्र को पहले दे दिया और समाजवादी को एकदम बाद में दे दिया। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। फिर एक क्वेश्चन प्रकृति से पूछा गया है कि भाई मूल जो प्रस्तावना थी, इस मूल प्रस्तावना में क्या राज्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से कौन शब्द शामिल था और कौन शब्द शामिल नहीं था। तो मूल प्रस्तावना में ध्यान में रखिएगा कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष दो शब्द शामिल नहीं थे। एक्चुअली ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोनों शब्द को शामिल किया गया। जो प्रकृति है, ठीक है ना, हालांकि अखंडता शब्द भी जोड़े गए हैं, तो 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। लेकिन आपको प्रस्तावना की जो प्रकृति है, जो राज्य का नेचर है, उसमें आपको यही जानना है कि जो मूल प्रस्तावना थी उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक, ये 3 शब्द थे। लेकिन आज जो है ये 5 शब्द हैं। ठीक ना भैया, तो क्रमागत आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा, इसको डिसऑर्डर किया था। ध्यान में रखिएगा कि पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व। ठीक है ना, तो पहले समानता को पहले दे दिया, न्याय को बाद में दे दिया। तो इसको भी आपको जो है एक क्रमागत रूप में याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा कि भैया न्याय कितने प्रकार के दिए जाते हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी जाती है, 5 प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है ना, ये स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फिर प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, फिर जो बंधुता है मतलब कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली जो बंधुता है उसी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि आई होप प्रस्तावना आपको याद हो गया होगा। आते हैं, इसको हम इरेजर कर देते हैं, लेकिन आप इसको जो है जरूर से जरूर इसकी ड्राफ्टिंग करिएगा। क्योंकि देखिए बुक आप पढ़ेंगे तो बुक में कहीं ना कहीं ऐसी ड्राफ्टिंग नहीं दी गई है जैसी ड्राफ्टिंग की गई है, जो एकदम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्राफ्टिंग की गई है। ठीक ना भैया, आते हैं इसी के टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे कि जो है भाई हम भारत के लोग शब्द क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये सब सारे शब्द को हम लोग व्याख्यायित करने का कार्य करेंगे। तो थोड़ा सा देखते हैं भाई, हम भारत के लोग ये क्या है। तो हमने बताया कि जो शक्ति का प्रमुख स्रोत होगी, मतलब कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता में नहीं था, अर्थात हम भारत के लोगों में। हम भारत के लोगों ने ही संविधान का निर्माण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि भाई उनके प्रतिनिधि के द्वारा ही
जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया था, ठीक है ना। तो संविधान का जो निर्माण है कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने किया था। इसके अलावा संविधान की शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता में होती है। लोकतंत्र का जो केंद्र बिंदु होता है जनता में निहित होती है, ठीक है ना। राज्य की शक्ति का जो प्रमुख स्रोत होता है वो जनता में निहित होता है। सरकारें पलट सकती हैं दोस्तों जनता, ठीक है ना। सो जनता एक केंद्र बिंदु है, लोकतंत्र का केंद्र बिंदु है, इसलिए जनता को प्रमुख शक्ति का स्रोत माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेनिटी। ये क्या है भैया, बार बार शब्द आता है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है, तो सवाल है कि है क्या ये। तो आपको पहले बता दूं कि भारत में दो कार्य होते हैं, एक आंतरिक कार्य और दूसरा बाह्य कार्य। एक आंतरिक मामला होता है, एक बाह्य मामला होता है। आंतरिक मामला जैसे मान लीजिए कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 का जो स्पेशल दर्जा था इसको समाप्त कर दिया गया। तो भारत सरकार ने कहा कि देखिए जो जम्मू कश्मीर है ना, ये भारत का इंटरनली मैटर है और भारत के इस इंटरनली मैटर में कोई देश हस्तक्षेप ना करे, कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप, कोई बाह्य संस्था हस्तक्षेप ना करे। ये भारत का इंटरनली मैटर है। अगर मैं एक्सटर्नली मैटर को देखूं, बाह्य मामले को, तो बाह्य मामले में आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत के द्वारा RCEP से अलग हो गया। तो ये भारत के द्वारा RCEP से मतलब कि जो आसियान का एक आर्थिक संगठन है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, तो उससे भारत का बाहर होना कहीं न कहीं एक स्वतंत्र विदेश नीति का भी परिचय है। और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आचरण को स्वतंत्र रूप से फॉलो कर सकता है भारत। ऐसी भारत को संप्रभुता प्राप्त है, मतलब भारत के ऊपर कोई दूसरी शक्ति या भारत किसी के अधीन कार्य नहीं करेगा। चाहे जो मामला हो, चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, भारत उसको कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना। भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, भारत पर कोई अधिपत्य नहीं जता सकता और भारत से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, भारत किसी का उपनिवेश नहीं है, भारत से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। इसी को संप्रभु कहा जाता है, ठीक है ना। तो संप्रभुता मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि भाई भारत का जो आंतरिक मामला है और जो भारत का बाह्य मामला है उसको करने के लिए भारत स्वतंत्र है, किसी शक्ति के अधीन कोई भारत कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा, इसको हम इरेजर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को हमने डिस्कस किया, हम भारत के लोक शब्द को डिस्कस किया। अब आते हैं समाजवादी शब्द को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समाजवादी शब्द को देखेंगे कि भाई समाजवाद क्या है, समाजवाद कहाँ से आया, क्या समाजवाद मूल प्रस्तावना में निहित था कि नहीं था, वो सब सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो समाजवादी सोशलिस्ट, तो भारत में सीधा सा इसका अर्थ क्या होता है सुनना जरा, कि देश के भीतर जो भौतिक संसाधन है ना उसका संवितरण हो, राज्य के द्वारा उसका केंद्रीकरण किया जाए अपने माध्यम से और फिर जो है उसका लोगों में जो जनता है उसमें संवितरण हो, उसी को जो है समाजवादी कहा जाता है। मतलब कि संसाधनों का केंद्रीकरण ना होने पाए, उसका संवितरण हो लोगों में, ऐसे जो है चीज़ों को जो है समाजवादी कहा जाता है। परियोजनाओं के माध्यम से आज हम समाजवाद के जो है रूप को देख सकते हैं सरकार की, या फिर जो है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो समाजवादी रुख अपनाया जाता है सरकार का, उसको देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आपको जो है समाजवादी एक प्रवृत्ति, एक जो है लक्षण दिखाई देते होंगे आज की जो है परिदृश्य में, ठीक है ना। खैर, क्या समाजवाद जो है प्रस्तावना में पहले था कि नहीं था? तो नहीं भैया, समाजवाद मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है ना। हालांकि जब प्रस्तावना में समाजवाद नहीं था तो भी पूरे संविधान में एक ऐसा पार्ट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जहाँ पे संविधान में आपका समाजवाद का लक्षण दिखाई देता है, ठीक है ना। तो आप जब आर्टिकल 39B और C पढ़ेंगे तो सीधा सा कहा गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का संवितरण किया जाए, भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, मतलब समान रूप से वितरण हो, और संसाधनों का संकेंद्रण ना होने पाए, कोई ऐसा वर्ग ना हो जो वर्ग विशेष हो जो संसाधनों का संकेंद्रण कर ले, ठीक ना। तो ये समाजवाद के विपरीत होगा संकेंद्रण, बल्कि उसका संसाधनों का क्या होना चाहिए, संवितरण। ऐसा कुछ समाजवादी प्रवृत्ति हमको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई देती है या लक्षण दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सवाल है कि अगर इसका क्रिटिसिजन करना पड़े तो आप क्या करेंगे, अगर मेंस में लिखना पड़े तो मेंस में आप बता सकते हैं कि भाई भले भी जो है संविधान में या व्यवहार सैद्धांतिक रूप से समाजवादी लक्षण दिखाई देते हैं या तमाम योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से समाजवादी लक्षण तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम जो है आर्थिक असमानता रिपोर्ट पढ़ते हैं, वैश्विक जो है आर्थिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो इन रिपोर्टों के माध्यम से पता चलता है कि नहीं, धन का जो है बड़े पैमाने पर संकेंद्रण बना हुआ है। बताया जाता है कि जो भाई 5% जो 56% है वो टोटल जो है 56% GDP का 1% लोग जो है रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक
केंद्रीकरण को रिपोर्टें दिखलाती हैं। सो जो संविधान की प्रस्तावना में है वो कुछ और सिद्धांत है और व्यवहार में कुछ और दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। खैर, जानने का प्रयास करते हैं कि जो समाजवाद है एक लोकतांत्रिक देश का अपना समाजवाद है, ठीक ना। अपने देश में लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाज। तो मतलब आपको दो प्रकार के समाजवाद दिखाई पड़ रहे होंगे, एक लोकतांत्रिक समाजवाद और दूसरा साम्यवादी समाजवाद। तो जो साम्यवादी समाजवाद है ये राज्याश्रित समाजवाद होता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन, उसका जो है राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है, ठीक है ना। जिसमें निजी संपत्ति का बिल्कुल उन्मूलन होता है। राज्य अपने माध्यम से वस्तु एवं सेवाओं को रेगुलेट करती है और जनता को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। ऐसी जो है समाजवादी साम्यवादी समाजवादी पद्धति कहलाती है, ठीक है ना। वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक जो समाजवाद है ये कहीं ना कहीं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मैं बताऊं कि अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की, एक जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी और मिश्रितवादी को जब हम मिला देते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी को जब हम मिला देते हैं तो वही मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जो भारत में अपनाई गई है, ठीक है ना। इसमें जो है सार्वजनिक प्लेयर मतलब कि जो है सरकारी प्लेयर और प्राइवेट प्लेयर मतलब निजी प्लेयर दोनों साथ साथ मौजूद होते हैं। दोनों जो है अपने मिलकर दोनों कार्य करते हैं। इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो है लोकतांत्रिक समाजवाद विश्वास रखता है, ठीक ना। तो हालिया कुछ निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, इसका उद्देश्य इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए, समावेशी विकास और एसडीजी के लक्ष्यों की प्राप्ति होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब विकास की धारा या विकास के केंद्र बिंदु में ला दिया जाता है तो उसी को इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो समावेशी विकास का एक उद्देश्य होना चाहिए लोकतांत्रिक समाजवाद का, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके अलावा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य मैं बताते चलूँ आपको कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसका 17 लक्ष्य रखा गया और कहा गया सभी देशों को कि भैया जो संयुक्त राष्ट्र के जो संघ के जो राष्ट्र हैं, सदस्य देश हैं 196 97 जो भी हैं, वो सब सारे लोग जो है वर्ष 2030 तक इस लक्ष्यों को जो है 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। ऐसा जो है एक लक्ष्य लोगों को पूरे देश को दिया गया, ठीक ना, एसडीजी लक्ष्य। तो अब की बार अच्छा पीसीएस में भी 2 क्वेश्चन एसडीजी लक्ष्य से पूछे गए थे, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो आपको एसडीजी जो 17 है टोटल आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ष 2019 वाले पीसीएस में भी पूछा गया था, फिर अब की बार वाले भी पीसीएस में पूछा गया। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि समाजवाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि समाजवाद आखिर है क्या, आपने जो है संविधान से किस प्रकार रिलेट करता है, या फिर समाजवाद का जो स्वरूप है उस स्वरूप में भारत ने जो है किस समाजवाद को अपनाया हुआ है, ठीक ना, लोकतांत्रिक समाजवाद। आते हैं नेक्स्ट, पंथ निरपेक्ष क्या है। तो पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म, हम जब पहला वाला वीडियो लिए थे तो उसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि हम धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को डिटेल से पढ़ेंगे। क्या वाकई हमने धर्मनिरपेक्ष को अपनाया हुआ है या पंथ निरपेक्ष को अपनाया हुआ है, तो एक बड़ा प्रश्न है, ठीक ना। आते हैं, खैर हम बार बार अपने व्यवहार की भाषा में कहते हैं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नहीं भैया, पंथ निरपेक्ष है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संविधान में क्या चीज़ें अपनाई गई हैं। तो पहले इसकी परिभाषा को जरा सुन लीजिए। मतलब देश के भीतर तमाम धर्म हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक ना, तो सारे धर्म हैं, बहुत से धर्म हैं। तो एक धार्मिक विविधता दिखाई पड़ती है। ऐसे में अगर भारत का कोई एक निश्चित धर्म हो जाएगा, राज्य का एक निश्चित धर्म हो जाएगा, तो अनदर जो धर्म है इनका शोषण भी हो सकता है। ऐसे में कहा गया कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, बल्कि भारत के भीतर जो जितने धर्म है ना भैया, सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। यही पंथ निरपेक्ष है, यही सेकुलरिज्म है। मुझे लग रहा है कि आई होप आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। फिर चलते हैं कि क्या संविधान में धर्मनिरपेक्ष अपनाया गया? नहीं, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें जो अंग्रेजी शब्द है सेकुलरिज्म, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका हिंदी अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, ठीक है ना। तो सेकुलर जो शब्द है यह यूरोप या पाश्चात्य जगत से आया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। यूरोप में एक्चुअली यूरोप में ईसाई हैं, टोटल ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई हैं, ठीक ना। तो ईसाई जीसस की पूजा करते हैं और उनका जो पूजा स्थल है वो चर्च नाम से जाना जाता है, और चर्च को हम इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं, ठीक ना। और ध्यान में रखिए कि पुनर्जागरण से पहले, पुनर्जागरण जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ था, उससे पहले जो रिलीजन था, जो चर्च था, इसका राज्य पर पूरी तरह हस्तक्षेप था, अधिकार था, दखल था। माना जाता था कि भाई कोई भी कार्य अगर राज्य करेगा तो
चर्च की या रिलीजन की सहमति से करेगा, अपने मनमानी ढंग से नहीं कर सकता, ठीक है ना। जो माना जाता था कि भाई जो चर्च है वो दैवीय संस्था का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्य के सभी कार्य रिलीजन के माध्यम से या रिलीजन के हस्तक्षेप से होने चाहिए, रिलीजन के या चर्च के दखल से होने चाहिए, ठीक ना। सो वो कार्य ज़्यादा जन कल्याणी होगा, ज़्यादा पवित्र होगा और ज़्यादा लोगों के लिए सुटेबल होगा। ऐसा माना जाता था चर्च का ये अपना आधिपत्य था धर्म के राज्य के ऊपर, ठीक ना। अब देखिए, जब राज्य में पुनर्जागरण हुआ, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, तो आप पढ़े होंगे, कांट को पढ़े होंगे, मार्टिन लूथर को पढ़े होंगे, ये लोगों ने, इन सब लोगों ने कहा कि भैया राज्य का अपना अलग कार्य है और धर्म, जो वर्तमान में हम जिसे जो चर्च कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, ये आस्था से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आस्था से जुड़ा हुआ जो है विषय है। तो इसको राज्य और चर्च को अलग कर दिया जाना चाहिए, इसके दोनों कार्य अलग अलग हैं। तो चर्च अपना अलग कार्य करे, ये धार्मिक आस्था पूजा स्थल वाला कार्य है, तो इसको जो है अपना अलग कार्य करना चाहिए। और राज्य का अर्थ जो है राज्य को रेगुलेट करना, ठीक है ना, लोकवादी व्यवस्था या लोक जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं को जो है संचालित करना, ये राज्य का कर्तव्य है। तो जब राज्य पर चर्च का नियंत्रण खत्म कर दिया जाए, ऐसा कुछ प्रावधान मांग पुनर्जागरण में उठाई गई, ठीक ना। और कहा गया कि राज्य पर चर्च का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी को उन्होंने एक शब्द के नाम से बताया कि इसी को क्या कहा उन्होंने, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर, ठीक ना। मतलब कि राज्य पर चर्च का हस्तक्षेप नहीं होगा, चर्च अपना अलग से कार्य करे और राज्य अपना अलग से कार्य करे, दोनों का अलग होना ही सेकुलर कहलाया। अथवा राज्य पर जब चर्च का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसी को हमने सेकुलर नाम दिया, ठीक ना। आते हैं, इसको जरा हम थोड़ा सा इरेजर कर देते हैं। तो भाई इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हमने देखिए थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, ताकि आप जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है आपका, वो दूर हो जाए, डाउट दूर हो जाए, ठीक ना। आते हैं भाई, तो एक प्रकार से जब भाई चर्च का राज्य पर से नियंत्रण हट जाएगा, राज्य पर से नियंत्रण को हटाना ही हमने कहा यही जो है पंथ निरपेक्ष है, ठीक है ना। तो सवाल है कि भारत में जो पंथ निरपेक्ष है, क्या संविधान में वो प्रयोग किया गया है? तो बिल्कुल, जो भारत का संविधान बना तो प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका हिंदी रूपांतरण काफ़ी वाद विवाद रहा कि धर्मनिरपेक्ष अपनाया जाए या पंथ निरपेक्ष, लेकिन संविधान में पंथ निरपेक्ष को सेकुलर के समानार्थी शब्द के रूप में देखा गया, ठीक ना। अच्छा, धर्म को तो एक जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है ना भारत में जो आप गीता पढ़ते हैं, तो गीता में कहा गया है कि भाई 10 प्रकार के उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं। तो भारत में जो धर्म है वो अलग रूप में देखा जाता है, जो धारण करने योग्य हो, जो जीवन पद्धतियों से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम धर्म कहते हैं, ना कि रिलीजन को हम धर्म में शामिल करते हैं। लेकिन आम बोलचाल भाषा में या व्यवहारिक रूप से हम जो रिलीजन को ही धर्म कह देते हैं, ठीक है ना। खैर, रिलीजन का समानार्थी शब्द पंथ होता है। तो सवाल है कि पंथ को परिभाषित कैसे करें। तो जो पंथ होता है रिलीजन, इसमें एक निश्चित देवता होगा, एक निश्चित किताब होगी, एक निश्चित पूजा स्थल होता है, एक नियम होता है। अच्छा, उदाहरण के रूप में अगर हम ईसाई धर्म को देखें तो एक निश्चित देवता कौन होंगे, जीसस होंगे, एक निश्चित किताब बाइबल होगी, एक निश्चित पूजा स्थल इजराइल होगा और एक निश्चित इसी अकॉर्डिंग बाइबल के नियम कानून होगा, ठीक ना। अच्छा, मुस्लिम धर्म को देखें तो एक निश्चित देवता मोहम्मद होंगे, निश्चित किताब बाइबल कुरान होगी और एक निश्चित पूजा स्थल मक्का या मदीना जो भी है, और एक इन्हीं के कुरान के अकॉर्डिंग इनका नियम कानून होता है, ठीक है ना। तो ये सब पंथ हैं। वहीं पर अगर हम कहें कि क्या हिंदू कोई पंथ है, हिंदू तो पंथों का पंथ है, ठीक है ना। एक बड़ा सा पंथ है, एक बृहद पंथ है, जिसमें कई देवता, कई किताबें, कई पूजा स्थल, कई नियम, कई संस्कृतियाँ समाहित हैं। कितना प्यारा सा पंथ है, लेकिन बड़ा बृहद पंथ है, ठीक है ना। तो हिंदू, सवाल है कि कोई धर्म है कि नहीं है। तो एक धर्म के रूप में छोटी सी चीज़ों में बांधना ठीक नहीं है, उसको पंथ में बांधना, बल्कि ये पंथों का पंथ है हिंदू धर्म, ठीक ना। जिसे हम वाकई धर्म कहते हैं, वाकई वो एक बड़ा पंथ है, बृहद पंथ है, ठीक ना। खैर, कई पंथों से मिलकर बना है। अतः भारतीय संविधान में पंथ से निरपेक्ष सरकार हो सकती है, धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकती भैया। चूंकि जो धर्म होता है वो धारण करने योग्य होता है, और जो धारण करने योग्य हो उससे निरपेक्ष सरकार कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। अर्थात जो धर्म हो, धारण करने योग्य है। गीता में 10 प्रकार के जो है
धर्म को बताया गया, जैसे चोरी ना करना, क्रोध ना करना, विवेकपूर्ण कार्य करना, इंद्रियों को संयम में रखना, ये सब सारी चीज़ें धर्म के अंतर्गत बताई गई हैं। अतः धर्म को निरपेक्ष से सरकार नहीं हो सकती है, पंथ से निरपेक्ष सरकार हो सकती है, जो एक रिलीजन को, जो एक निश्चित देवता, किताब, पूजा स्थल, इनको जो है डिनोट करता है, ना कि धर्म से हम जो है अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वाकई हमको धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रयोग करना चाहिए या पंथ निरपेक्ष शब्द। ठीक ना। तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़ाते हुए समय, और आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते हुए समय भी अच्छा लगेगा। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है सुनना जरा। नेक्स्ट क्या है भैया? लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन, एक ऐसा शासन पद्धति जिसमें जिसमें देश का हर एक वर्ग अपनी शासन में भागीदारिता को महसूस करे, ऐसे शासन पद्धति को हम लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी शासन पद्धति कहते हैं। ठीक ना। तो थोड़ा सा समझते हैं कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। ठीक ना। अरस्तु के अकॉर्डिंग लोकतंत्र क्या है, फिर अब्राहम लिंकन के अनुसार जो है लोकतंत्र क्या है। हमने जॉन अब्राहम का नाम ले लिया। ठीक है ना। खैर वो एक्टर हैं। तो खैर लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है शासन की वह प्रणाली जिसमें जनता अर्थात सभी व्यक्तियों को यह महसूस होना चाहिए कि शासन की प्रक्रिया में वह हिस्सेदार है। ठीक ना। अर्थात उसी के द्वारा कानून बनाए जाते हैं और उसी के द्वारा कानून को लागू किया जाना चाहिए और उन्हीं के अनुरूप न्याय की अवधारणा होनी चाहिए। अर्थात जनता के हिसाब से सब कुछ चले, निर्णयन प्रक्रिया जनता के अनुरूप हो। वास्तव में इसी शासन पद्धति को लोकतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक ना। तो जो भी नियम कानून बने जनता के द्वारा, नियम कानून लागू किया जाए जनता के द्वारा, निर्णय प्रक्रिया जनता की हो, शासन प्रक्रिया में पूरी भागीदारी जनता, हर एक वर्ग महसूस करे। ठीक ना। अपनी भागीदारिता को, उसी को हम लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जनता शासन कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? एक लोकतंत्र जो होता है यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत आता है, जहां डायरेक्टली जनता शासन करती है। लेकिन एक जहां प्रतिनिधि के माध्यम से शासन किया जाता है उसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। तो अभी आगे वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि वाकई भारत में प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र क्यों अपनाया गया या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों अपनाया गया। तो अरस्तु 158 देशों के संविधान का या शासन प्रणाली का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमको 3 प्रकार के शासन हमको मिले। कुछ ऐसे देश मिले जहां एक व्यक्ति शासन कर रहा है, कुछ ऐसे देश मिले जहां कुछ लोग शासन कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी देश मिले इन्होंने बताया जहां सभी व्यक्ति शासन कर रहे हैं, सभी लोग शासन कर रहे हैं। इन्होंने पाया कि जहां एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको इन्होंने राजतंत्र नाम दिया, जहां कुछ लोग शासन कर रहे हैं उसको इन्होंने कुलीन तंत्र नाम दिया, जहां सभी जनता शासन कर रही है उसको ही इन्होंने डेमोक्रेसी लोकतंत्र नाम दिया। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी प्यारा सा जो ड्राफ्टिंग किया गया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसको हम इरेजर कर देते हैं। ए वाला आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने माध्यम से इसको कोरिलेट करके अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। आते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड। लोकतंत्र। तो हमने बताया कि अरस्तु तो कह रहे हैं कि सभी लोगों का शासन लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जो होगा, लोकतंत्र के 2 स्वरूप होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा जहां सभी जनता शासन करे उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां जनता के द्वारा शासन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाए वही तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अरे भैया हम सांसद चुनते हैं, हम विधायक चुनते हैं और कहते हैं कि एक काम करिए, आप जाइए हमारे स्थान पर, आप जो है हमारे विचारों के अकॉर्डिंग, हमारे जो है सोचों के अकॉर्डिंग आप शासन करिए। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से तो शासन हम कर रहे हैं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से। तो इसी को हम जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी को हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक ना। जो भारत में अपनाया हुआ है। तो सवाल है कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या कहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जा सकता है, क्या कारण है, और क्या कारण है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाने का। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक तो कम जनसंख्या होगी। तो चलिए थोड़ी सी जनसंख्या है। वर्तमान मैं बताऊं कि जब अरस्तु ये परिभाषा दे रहे थे राजतंत्र की, तो उतने समय पोलिस की जनसंख्या 5000 थी और पोलिस की जनसंख्या 5000 थी। एक धर्म के लोग थे, एक संस्कृति थी, एक नियम कानून थे, तो सभी जनता शासन कर सकती थी। ऐसे में राजतंत्र के ऐसे में भाई कहा इन्होंने कि ठीक है ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। इन्होंने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बताया। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ कम जनता हो, ठीक है,
जहाँ एकल समुदाय हो, ठीक है, जहाँ छोटा देश है या एकल संस्कृति है तो वहाँ तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है। लेकिन जहाँ अप्रत्यक्ष, जहाँ अधिक जनसंख्या, 135 करोड़ की जनसंख्या इंडिया की, धार्मिक कई देश हैं, कई जो है धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कई जातिगत विविधताएं हैं, कई क्षेत्रीय विविधताएं, कई भाषाई विविधताएं, कई सांस्कृतिक विविधताएं हैं, कई संसाधनों का अभाव है, निर्जातीय विविधताएं हैं। तो इतनी सारी विविधताओं में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाए कि सारे लोग शासन करें, सारे लोग कानून बनाएं, क्या संभव है? नहीं संभव है, ऑफ कोर्स नहीं संभव है। तो ऐसे में हमको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाना पड़ा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपनाना पड़ा, ठीक ना। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसको आप चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना भैया। आते हैं हम लोग तो डेमोक्रेसी को लेकर हमने, अच्छा, अब्राहम लिंकन ने अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा शासन होना चाहिए और जनता के लिए शासन होना चाहिए, ऐसा जो है अब्राहम लिंकन ने कहा, ठीक है ना। गणतंत्र क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है? तो गणतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि भाई जो राष्ट्र का प्रमुख होगा ना, ये राष्ट्र का प्रमुख कोई वंशानुगत या मनोनीत नहीं होगा, बल्कि राज्य का जो प्रमुख होगा ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। जैसे भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, यही तो गणतंत्रात्मक प्रणाली है और भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक ना। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट, न्याय। तो सवाल है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। तो किसी भी वर्ग, चाहे वो जिस जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान एवं वंश का हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में किसी को विशेषाधिकार नहीं होगा, इसी को तो सामाजिक न्याय कहते हैं ना, ठीक है। आर्थिक न्याय मतलब संपत्ति जो होगी, जो आय होगी, उसकी असमानता नहीं होनी चाहिए। जो भौतिक संसाधन है उसका संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, जो संसाधन है उनका संवितरण होना चाहिए, यही तो आर्थिक न्याय है ना भैया। फिर राजनीतिक न्याय, देखिए प्रधानी का चुनाव आप लड़ सकते हैं तो मैं भी लड़ सकता हूँ, आप भी सांसद बन सकते हैं, आप भी वोटिंग कर सकते हैं, मैं भी वोटिंग कर सकता हूँ, आप भी सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाइए, मैं भी अपनी बातों को पहुँचाऊँ, दैट इज राजनीतिक न्याय। क्लियर। तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है ना, ये रूस के संविधान से ग्रहण किया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम। तो प्रस्तावना में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों, वाह, मौलिक, जब आप फंडामेंटल राइट पार्ट 3 पढ़ेंगे संविधान का, ठीक है ना, तो उसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकार 6 प्रकार के दिए जाते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो अनुच्छेद 32 के माध्यम से, अनुच्छेद 226 के माध्यम से आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो खैर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ये विचार क्या है, ठीक है ना, मन में कई विचार आते हैं, ठीक है ना, तो विचार की अपनी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति क्या है, कुछ नाच देना, गा देना, आंख मार देना, कार्टून बना देना, ठीक ना, कुछ लिख कर बता देना, गा कर बता देना, एडिटोरियल लिख देना, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, ठीक ना। आर्टिकल जब 19 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 19, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। विश्वास है कि मुझे उस पर विश्वास है, ठीक है ना, तो खैर समझ सकते हैं आप लोग कि विश्वास की अपनी स्वतंत्रता है। धर्म, चाहे मैं हिंदू धर्म को मानूं, मुस्लिम धर्म को मानूं, क्या दिक्कत है, धार्मिक एक स्वतंत्रता। उपासना, चाहे मैं राहुल गांधी की प्रशंसा करूं या प्रधानमंत्री मोदी की, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, उपासना की स्वतंत्रता। खैर, इसके हनन के मामले में आप कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। हालांकि जो आपको ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं ना भैया, ये स्वतंत्रताएं संविधान की एक सीमा के अंतर्गत प्राप्त होती हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि राष्ट्र की एकता को भी ध्यान में रखना है, अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता, ठीक है ना। इसके अलावा न्यायिक अवमानना ना हो जाए, फिर लोक व्यवस्था कहीं प्रभावित ना हो जाए, इसको ध्यान में रखकर फिर प्रदान किया जाता है। खैर, समता क्या होती है, तो समाज का हर एक वर्ग समान होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त होगी लोगों को। तो प्रतिष्ठा का अधिकार एक आर्टिकल 21 का पार्ट अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का पार्ट होगा, जीवन जीने के अधिकार का एक भाग है प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक है ना। अवसर की समानता, समता, जो आर्टिकल आप 16 पढ़ेंगे, ठीक है ना, अनुच्छेद 16, तो उसमें बताया गया है कि रोजगार के संबंध में अवसर की समता। खैर, नोट डाउन करना है आपको। बंधुत्व क्या होता है, भाईचारे की भावना। तो संविधान समता के अधिकार एकल नागरिकता के माध्यम से कई प्रकार से जो है भाईचारे की भावना को प्रबल बनाता है, ठीक ना। मौलिक कर्तव्यों में भी कहा गया है कि भाई भ्रातृत्व भावना का आप विकास करें और उन परंपराओं का आप त्याग करिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक ना। तो इससे भी भ्रातृत्व भावना कहीं न कहीं दिखती है। सवाल है कि प्रस्तावना जो है वह
देखिए हमने टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर दिया पूरा, ठीक ना। मुझे लग रहा है कि आई हो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आप नोट्स जरूर बनाएंगे। तो सवाल है कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है कि नहीं है, क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 डिसीजन आए। पहला डिसीजन आया बेरुवाड़ी संघ 1960 में, कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, और संविधान का अगर भाग नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला। इसमें अपने पूर्व के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है और कहता है कि नहीं, जो प्रस्तावना ये संविधान का भाग है, और संविधान का भाग है तो संविधान में संशोधन भी हो सकता है, बशर्ते जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखा जाए, जो मूलभूत ढांचा है उसको ध्यान में रखा जाए, ठीक है ना। तो संशोधन हुआ भी, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ कथन कहे गए हैं, जैसे अर्नेस्ट बर्कन ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है। एन.के. पालकीवाल ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र नजर आता है। ठाकुर भार्गव दास ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग और संविधान की आत्मा है। कि मुंशी ने कहा कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रतिफल ये नजर आता है, ठीक है ना। अल्लादी किशन स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार बताया, ठीक ना दोस्तों। तो इतना आज के लिए, इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक ना भैया। और बाकी कल हम लोग MCQ देखने का प्रयास करेंगे।